हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आप देख ही पा रहे होंगे बोर्ड पर विजुअल होगा, आपको सबको विजुअल दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिकली जो टर्म चल रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री से चल रहा है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम राष्ट्रीय आंदोलनों को देख रहे हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलनों को से ही हमने क्यों शुरुआत की है तो आपको बता दें कि अगर आपको शुरू से पढ़ना है तो आप बताएंगे, बट अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए यानी आधुनिक भारत की बात की जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमें क्या करना है, ऐसे टॉपिकों को पहले उठाना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या करना है, परीक्षा को नस्ते नाबूद कर देना है, ना कि हिस्ट्री का मास्टर होना है। तो यहाँ पे उन टॉपिकों को पहले कराया जाएगा जहाँ से अधिक क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि एलटी है, एलटी में मात्र 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 क्वेश्चन किस वाले एरिया से आ सकते हैं हम उन्हें लेकर पहले चलेंगे, क्योंकि पूरा ब्रॉड इतना पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है तो केवल और केवल परीक्षा को नस्तेनाबूद कर देना। तो चलिए उसी श्रृंखला को हमें ध्यान में रखना है, यानी उसी टारगेट को हमें ध्यान में रखना है कि 30 क्वेश्चन में से हमारे जो झोली में 15 नहीं, याद रखिएगा, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हम कर सकें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 130। तो मे भी यहाँ पे इसलिए हम 30 के 30 अटैम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में बेटर होता है कि उसी में समझदारी है कि आप पूरा अटैम्प्ट ना करें, जितना आपको श्योर हो उतना अटैम्प्ट करें। दूसरी बात में वो अटैम्प्ट करें जहाँ पे 1 से 2 आपको राइट लगते हैं, यानी 2 ऑप्शनों में कंफ्यूजन हो वो अटैम्प्ट करें। तीसरी बार में उनको लीजिए जो आपने कभी नाम नहीं सुने, उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं तीसरी बार में, जब आपको लग रहा हो कि आपका उतना स्कोर नहीं बैठ पाएगा जितनी की आवश्यकता है, या जितनी क्वेश्चन करने की आवश्यकता उतने क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए उसी श्रृंखला को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं जो हमारी 2 दिन से लगातार चल रही है आप लोगों के बीच। आपको बता दें कि 10 तारीख तक यानी 10 आने वाली 10 मई तक आपको क्या करेंगे, पूरा जीएस का कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे। उसमें केवल और केवल करंट बचेगा। तो करंट को हम जब देखेंगे जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा हम लोगों के बीच कि हाँ बेसिकली एग्जाम इस तारीख को, क्योंकि करंट का मतलब होता है कि जैसे सपोज कोई एग्जाम है वो 30 जून को है, तो उससे जस्ट 6 महीने के पीछे की हमें करंट पढ़नी होती है। तो हम जनवरी से मई तक का करंट पढ़ेंगे, दिसंबर के भी मोटे मोटे फैक्ट देख लेंगे। तो इस तरह से हमें क्या होता है, पिछले बैच 6 महीने की करंट देखनी होती है। तो इसलिए नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम उसके करंट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक हम क्या करते हैं कि जीएस वाले पोर्शन को पढ़ लेते हैं। और आपको सबसे अच्छी गुड न्यूज़ बता दें कि एलटी का जो सिलेबस वाइज जो कंटेंट रहेगा वो प्रिंटेड मटेरियल भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि जल्द ही प्रिंटेड मटेरियल उसका डिजाइन करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपको बता दें अब तक हम आपको प्रिंटेड मटेरियल नहीं देते थे, या तो हैंड राइटिंग नोट्स होते थे, या फिर कहें कि किसी भी तरह के जिस तरह ब्लैक बोर्ड पर पीडीएफ बनाकर ब्लैक बोर्ड की पीडीएफ बनाकर दे देते। बट जो एलटी का रहेगा सब्जेक्ट का वो आपको है यहाँ पे मतलब नोट्स प्रॉपर रहेंगे, उसके यूनिट वाइज उसको कवर करा जाएगा, और नोट्स भी आपको यूनिट वाइज मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा न करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो जब तक आप अपने टारगेट को अचीव ना कर लें तब तक आप ना हार माने, क्योंकि आपने अगर हार मान ली तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती। तो इसलिए आप हार मान गए तो दुनिया की पूरी ऊर्जा यानी सब कुछ लगा दिया जाए दांव पे तो भी आपको खड़ा नहीं करा जा सकता। तो इसलिए आप हार मानेंगे नहीं, क्योंकि आपने तो ठान लिया है क्या करना है। हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, यानी मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आपको मंजिल को क्या करना है, नस्ते नाबूद कर देना है माझी की तरह। ठीक है, पर्वत की ऊंचाई बड़ी नहीं है, माझी के हौसले बड़े हैं, तो जो पर्वत को तोड़ता है। तो इसी तरह एलटी में देखिए नेगेटिव मार्किंग है, पर इतना श्योर है कि एलटी की जो वैकेंसी है वो आयोग लाता है। तो जिस तरह आयोग 1 साल में यानी 9 से 10 महीने में पूरी अपनी वैकेंसी को क्लियर कर देता है, यानी रिजल्ट पास आउट करके इंसान को क्या दे देता है, ज्वाइनिंग दे देता है, उसी तरह एलटी भी आपको ज्वाइनिंग देकर जाएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दामोदर हरित चापेकर। दामोदर कौन थे, तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इनको चापेकर को फांसी कब लगी थी, एक मुस्लिम पूछा जाता है, तो बस याद रखिएगा 18 अप्रैल 1800 मतलब 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को, यानी 1898 को इन्हें को फांसी दे दी गई। कब, तो यहाँ पे याद रखेंगे आप क्या कि अब अगर आज की वीडियो में अगर आपको बोर्ड ठीक से दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
यहाँ पे है दामोदर हरि चापेकर को 18 अप्रैल 1800 यहाँ पे 98 ईस्वी को फांसी दे दी गई, यानी 18 अप्रैल 1898 को इनको फांसी दे दी गई। किसको? तो दामोदर हरि चापेकर। कौन थे ये? हमने क्या पढ़ रहे हैं? बेसिकली हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में भी हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? तो ये स्वतंत्रता संग्राम से है, तथा यहाँ पे बनने वाली कुछ समितियों से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना, जो गदर पार्टी वो मोस्ट पॉपुलर है और काफी इम्पोर्टेंट है। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 13 जुलाई 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे? तो यूएसए, एक नगर है यूएसए का। तो इसके प्रमुख नेता कौन कौन है उसे देख लेते हैं। बस इतना पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो 13 जुलाई 1913 को। देखिए 13 जुलाई ही है 1913 को हुई थी। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। यूएसए का एक नगर है, ठीक है। यूएसए यानी ये भारत से बाहर है, ठीक है। भारत में इसकी स्थापना नहीं हुई है, ठीक है। ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख नेता। अगर इसके देखा जाए कि स्क्रीन मेंबर कौन कौन से थे, लीडर कौन कौन से थे, तो वो थे लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, सोहन सिंह और बरकत अल्लाह अल्लाह। तो बरकत अल्लाह भी इसमें शामिल थे। कई बार ऑप्शनों में क्या होता है, 4 रख दिए जाते हैं नाम, उनमें से एक नहीं होता और पूछा जाता है गदर पार्टी का नेता नहीं है। तो आप याद रखिएगा इन 4 के अलावा जो भी आपको मिल जाए, यानी हरदयाल, रामचंद्र और सोहन सिंह और बरकत अल्लाह अल्लाह, तो आपको इनके अलावा जो मिलता है, बस शॉर्ट में रख दिया था बरकत, सोहन और रामचंद्र और ये क्या है, हरदयाल। तो इनके अलावा जो भी मिलता है वही अलग हो जाएगा। चलिए लाठी क्लब। लाठी क्लब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस इसी तरह आता है कि लाठी क्लब की स्थापना की थी तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? लाठी क्लब। यहाँ पे मैंने सारे क्लब लिख दिए जो भी इन्होंने स्थापना की है। लाठी क्लब, अखाड़ा क्लब, तिलक, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक है तो तिलक समितियां। तो इस तरह इनकी कुछ समितियां हैं जो इनकी स्थापना किसने की है? तो बाल गंगाधर तिलक ने की है, ठीक है। बीजी तिलक ने की है। इस तरह से भी आ जाता है बीजी तिलक ने की है। नेक्स्ट विनायक सावरकर। विनायक सावरकर को याद रखिएगा इन्होंने क्या निकाला है? तो इन्होंने यहाँ पे 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था, जो 1904 में अभिनय भारत समाज के रूप में परिवर्तित हो गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभिनय भारत समाज, पूछी जाती है अभिनय भारत समाज किसकी संस्था है? तो याद रखिएगा विनय सावरकर की, जो स्थापित किस नाम से हुई थी? मित्र मेला। बस आपको याद रखना है कि अभिनय भारत समाज का पहले क्या नाम था? तो वो था मित्र मेला। पहले ये मित्र मेला नाम से स्थापित हुई थी, बाद में अभिनय भारत समाज 1904 में ये अभिनय भारत समाज के नाम से प्रसिद्ध हो गई। स्थापित किसने की थी? तो यहाँ पे विनायक सावरकर। किसने की है? विनायक सावरकर ने 1899 ईस्वी में स्थापित की थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उद्धव सिंह ने लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा। बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा भारतीय था जिसने लंदन में क्या करा था? मतलब लंदन में जाकर सर डायर को या कहें ओ डायर को गोली मारी। तो माइकल ओ डायर को गोली किसने मारी? तो उद्धव सिंह ने मारी थी लंदन में जाकर। कब? 13 मार्च 1940 को। ये घटना कब की है? 1940 की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जब इन्हें फांसी की सजा हुई थी तो ये इस गाने को अपने दोहराते थे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते थे। और फांसी के समय पे क्या गाया था इन्होंने, या आपको मैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बस इतना पूछा जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था तो भगत सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय अशांति का जनक। जो भारत में जितनी भी अशांति है उसका किसको जनक माना? तो वो माना था वीजी तिलक को, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं का क्या है? अखाड़ा, लाठी और तिलक समितियां ही किनकी है? तो तिलक भी किनकी है? तो याद रखेंगे विजय तिलक की है, विजय तिलक। और लाठी चार्ज में किनकी मृत्यु हो गई थी? ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसका लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई? ये हम आगे पढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ पे ये मतलब ये जो उपनाम या कहें कि ये टाइटल किसने दिया है इनको? तो वैलेंटाइन सिरोल ने इनको ये टाइटल दिया है, यानी भारतीय अशांति का जनक।
क्या कहा है, तो भारतीय अशांति का जनक कहा है। किसने कहा है, तो बताएंगे वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। जेल में भूख हड़ताल से, जेल में क्या हुआ था, एक क्रांतिकारी थे जिनको जेल में 64 दिन, उन्होंने जेल में क्या करा था, कुछ नहीं खाया था 64 दिन, 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। किसके कारण, भूख से। ठीक है, उन्होंने अपने आप को भूखा रखा जेल में 64 दिन तक। 64वें दिन जिनकी मृत्यु हो गई थी वो कौन थे, तो वो थे जतिन दास, जिनकी 64वें दिन जेल में मृत्यु हो गई। इस तरह पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसका 64वें दिन भूख हड़ताल की वजह से मृत्यु हो गई, तो वो थे जतिन दास, जिनकी भूख हड़ताल की वजह से मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्होंने कुछ मांगे रखी थी ब्रिटिश सरकार से, उन्हें न पूरा होने की वजह से उन्होंने खाना छोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, यानी आलोचना यहाँ पे क्रिटिसाइज और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है। ये किसने कहा है, तो ये भगत सिंह कहते थे जेल में, कि अगर आप स्वतंत्र चिंतन कर सकते हैं और आप आलोचना कर सकते हैं तो आप कौन है, क्रांतिकारी हैं। ये क्रांतिकारी की दो विशेषता है भगत सिंह। ठीक है, युवा शक्ति तथा आप कह सकते हैं कि सबसे युवा थे आंदोलन में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय क्रांति की जननी, जो भारतीय क्रांति है जो भारत में छिड़ी थी उसकी जननी किसको कहा जाता है, तो मैडम भीका जी, यहाँ पर रुस्तम कामा को कहा जाता है। देखिए बस आपको पेपर में कभी कभी यहाँ पर रुस्तम नहीं मिलता, सीधे आ जाता मैडम भीकाजी कामा, तो मैंने रुस्तम इसलिए लिखा है कि ये उनका पूरा नाम है, तो कभी इस तरह मिल जाए तो आप चौंकिएगा मत। तो भारतीय क्रांति की जननी कौन है, तो मैडम भीकाजी कामा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड। जो मुजफ्फरपुर बम कांड है जो कब हुआ था, 1908 में, का संबंध किससे है, तो यहाँ पे प्रफुल्ल चाकी से। बस इतना पूछा जाता है कि मुजफ्फर कांड यानी मुजफ्फर बम कांड 1908 का संबंध किससे है, तो प्रफुल्ल, यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी से है। ठीक है, अब बात करते हैं, दो दल बने थे, उग्रवादी दल और उदारवादी दल। तो उग्रवादी दल में कौन से नेता थे, बहुत पूछा जाता है, तो दो दल में बट गया था। तो देखिए उग्रवादी दल यानी उग्रवादी गुट की अगर बात की जाए तो उसमें लाल, बाल और पाल। लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय, बाल का मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे विपिन पाल। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि लाल, बाल, पाल ये तीनों ही इसमें शामिल थे। अगर बात की जाए जिसमें लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, केवल केवल यानी लाल, बाल, पाल में से यहाँ पे याद रखिएगा कि केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जो भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, तो वो कौन था, तो आप बताएंगे कि वो लाला लाजपत राय थे, जो भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। और इनको लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, तो पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है, तो पंजाब केसरी इनका उपनाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर यहाँ पे लाला लाजपत राय ने मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना, तो यहाँ पे याद रखिएगा वो कौन है, तो वो है मैजनी। अभी गांधी जी का यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ है इंडिया में, यानी अभी गांधी जी आए नहीं है, क्योंकि गांधी जी कहाँ आते हैं, 1915 के आसपास। केवल ये भूख हड़ताल वाला जो विवाद है यही 1940 का है, बाद बाकी घटनाएं अभी गांधी जी से पहले की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी गांधी जी नहीं आए, बट हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, तो गोखले था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं राजनीतिक गुरु माना है। नेक्स्ट चलते हैं, उदारवादी। उदारवादी का मतलब था ये साइलेंट रहते थे, जबकि उग्रवादी कहते थे कि मार दो, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले थे। जबकि उदारवादी क्या थे कि आप ईंट दीजिए, हम उसका जवाब पत्थर से ना देकर उस ईंट से अपना मकान बना लेंगे। इस तरह के थे उदारवादी लोग। तो उदारवादी गुट में कौन थे, तो फिरोज शाह मेहता थे, दादा भाई नेरोजी थे और गोखले थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, मैंने शॉर्ट में रखा क्योंकि पॉपुलर नाम है ये। नरोजी यानी याद रखिएगा। जिन्होंने क्या कहा था, इकोनॉमी पे सबसे पहले बात की थी, वो किसने की थी, तो दादा भाई नरोजी ने की थी। गोखले हो गए, लेकिन हमें इकोनॉमिक्स में अलग देखेंगे। अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, ये कोटेशन किसकी है, बहुत बार पूछा जाता है कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, तो याद रखिएगा ये किसने कहा था, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब लगी थी, तो 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी लगी थी। और किस कांड में लगी थी ये पूछा जाता है बहुत, तो काकोरी कांड के द्वारा लगी थी। और कहाँ लगी थी, तो गोरखपुर में
लगी थी, यानी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर में, और उन्हीं की ये कोटेशन थी। उन्होंने जेल का दूध नहीं पिया था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। और ये उन्होंने कब कहा था, तो ये उन्होंने उनकी फांसी को कब, कौन सी डेट थी, तो बताएंगे आप, 1927 थी, यानी 19 दिसंबर 1927 थी। किस उस पर्पज से लगी थी, यानी क्या उद्देश्य था, तो वो था काकोरी षड्यंत्र या कांड के वजह से उन्हें फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हुई। याद रखेंगे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों ही है, भगत सिंह है, सुखदेव है और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हुई। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सा षड्यंत्र था जब इन्हें फांसी की सजा हुई, तो याद रखिएगा भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हुई। हमने मोस्ट पॉपुलर फैक्टों को उठाने की कोशिश की है, जहां से हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आयोग में। तो क्योंकि ये एग्जाम एलटी का भी आयोग का ही है, तो आपको बिल्कुल भी, आपको बस याद रखिएगा, ये फैक्टों को इस तरह से याद कर लेना है कि इनसे बाहर आपके जीएस में क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्योंकि आपका हो सकता है कि उसमें ये हो जाए कि जो बच्चे जीएस में पास नहीं है उनका सब्जेक्ट नहीं चेक करा जाए। तो इसलिए आप जीएस के भी 30 क्वेश्चनों को हल्के में ना लें, क्योंकि 30 क्वेश्चन ही आपको सीट तक पहुंचा सकते हैं। अपने सब्जेक्ट में तो देखिए, यहाँ पे अपने सब्जेक्ट में तो हर कोई माहिर होता है। आप किसी को भी एग्जाम देने भेजोगे तो वो अपने सब्जेक्ट में माहिर है, यानी 120 में से 120 में से 70-80 तक वो अमूमन बिना तैयारी के भी कर सकता है। क्योंकि बात हो होम साइंस जैसे सब्जेक्ट की तो आराम से कर सकता है। बट आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक मतलब जो आयोग है वो एक संतुलन बना के चलेगा, यानी जीएस और सब्जेक्ट में, क्योंकि अपने सब्जेक्ट में सब माहिर है, बट उसे तो जितनी सीटें पर आपको चयन करना है उसके लिए वो क्राइटेरिया भी उतने ही टफ रखेगा अगर सीटों की संख्या कम हुई तो इसलिए वो क्या करेगा कि जिसका पोर्शन जीएस का मतलब इतने परसेंटेज में चेक हो रहा होगा उसी को वो आगे रखेगा। तो इस तरह से आप अपने जीएस के पोर्शन को भी सब्जेक्ट के साथ क्लियर करते जाइए, जिससे कि आपका जीएस वाला पार्ट वीक ना रहे। क्योंकि सब्जेक्ट वाला पार्ट तो वहाँ पे पहुँचने वाले 99% नहीं, पूरे 100% लोगों का सही होगा, ये आप बिल्कुल गारंटी से मान के चलिए। क्योंकि जो कंपटीटर है वो हमेशा अपने सब्जेक्ट में तो लगातार माहिर होते हैं। तो यहाँ पे जीआईसी का जो अभी आपने देखा है कि जीआईसी ने ज्वाइनिंग दे दी, जीआईसी का एग्जाम कब हुआ था, 2021 में हुआ था, उसकी ज्वाइनिंग मिल चुकी है लोगों को। तो इसी तरह से उसका मेंस कुछ खास नहीं आया था, बट उसके जीएस वाले पोर्शन ने लोगों को पछाड़ दिया, और जीएस के साथ साथ सब्जेक्ट में भी इतना डिफिकल्ट लेवल था कि थोड़ा बहुत वहाँ पे चकराए, बट जीएस वाला जो पोर्शन था वहाँ आपके कट ऑफ के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इसलिए याद रखिएगा कि मेंस में ऐसा कुछ खास नहीं था, वहाँ पे केवल हिंदी और निबंध वगैरह थे, तो वो मैं नहीं समझती कुछ इस तरह का टफ एरिया था कि जिसको आप ना कर सकें, या कुछ ऐसा टास्क नहीं था जिसको आप अचीव ना कर सकें। तो इसलिए आपको एलटी को खोना नहीं है, क्योंकि एलटी केवल और केवल एक रिटन टेस्ट है, यानी वनडे एग्जाम और ज्वाइनिंग है, वो भी आयोग की, यानी जीआईसी की, जो जीआईसी का एग्जाम कराता है उसी आयोग की। तो इसलिए आपको क्या करना है कि बस अपनी तैयारी पर ध्यान देना है और तैयारी की ही तरफ बढ़ना है। तो जीएस वाले क्वेश्चन को भी मजबूत करना है, तो हम 10 तारीख तक आपको जीएस का कवर करा देंगे। ठीक है, रहा करंट तो वो भी हम करा देंगे आने वाले टाइम में। तो आज के लिए क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको बोर्ड के थ्रू पढ़ना है या हम पीपीटी फॉर्मेट में आपको पढ़ाएं जैसे पहले पढ़ाते थे, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आप बोर्ड के थ्रू पढ़ेंगे या पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे, यानी पीपीटी यहाँ की मतलब है पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ेंगे। देखिए, बोर्ड से हम पढ़ाते हैं तो बोर्ड की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अगर पीपीटी से पढ़ाते हैं यानी पीडीएफ से पढ़ाते हैं तो वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं जिन्हें आप देख भी सकते हैं, अगर टाइम ना हो तो आप उन पीडीएफों के थ्रू लर्न भी कर सकते हैं। तो आज की सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।